दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले आपको कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ा दिया, जैसे एड्स के बारे में पढ़ा दिया है, मलेरिया क्या होता है, कैंसर क्या है, और उससे पहले मिशन इंद्रधनुष को में कैसे कैसे बीमारियां हैं और उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। आज हम समझते हैं कि कोरोना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कोरोना, डेंगू। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक ट्रिक लिख लीजिए। मैं शुरुआत में ट्रिक क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि वायरस का, बैक्टीरिया का और जो कवक वगैरह से जो बीमारियां होती हैं, प्रोटोजोआ वगैरह से, उनको उनको उनकी कम से कम 10-10 बीमारियां आपको जो एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूं। तो आप बोलोगे 10-10 बीमारियां हो जाएंगी, 4 तो 40-50 बीमारियां आज आपको याद करनी हैं। और फिर उसमें आप कंफ्यूज भी होते हो, कौन सी बैक्टीरिया की बीमारी, कौन सी वायरस की बीमारी होगी। तो आज सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित है। 4 बीमारियां दे देगा आपको। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की है, कौन सी वायरस की। और अमूमन हम लोगों को 4 से 5 बीमारियों के बारे में जानकारी रहता है, लेकिन वो ऐसी बीमारी उठा के पूछता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे हर बैक्टीरिया जनित हो चाहे वायरस जनित, सबकी 10-10, 12-12 बीमारियां याद करें। ठीक है, तो आप एक ट्रिक लिखिए। चलिए देखिए, मैं जैसे मान लो आप वायरस जनित बीमारी आपको अभी पहले बता देता हूँ, या मैं वायरस जनित बीमारी बताऊँ या बैक्टीरिया जनित, उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख होगा। कोई ना कोई बीमारी ऐसी होगी जिसके बारे में 4 से 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि ये बीमारी वायरस की है कि बैक्टीरिया की। तो इतना कॉमन सेंस आप लगाना, ठीक है। जैसे मैं बैक्टीरिया की बीमारी के बारे में पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको सीधा स्पष्ट कर दूंगा चूहे की बैक्टीरिया। लेकिन वायरस की बीमारी में एक ये है समस्या कि इसमें बैक्टीरियोफेज एक खुद वायरस है। तो मैं उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया को खाने वाला, फेज का तात्पर्य होता है खाना, तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। तो ठीक है, लेकिन उसमें ये महानुभाव कोरोना का नाम उसमें होगा। तो आप पहचान लीजिएगा कि कोरोना किससे होता है, वायरस से होता है। बच्चा भी जानता होगा, ठीक है। तो लिखिए, पेन और पेपर ले लीजिए। अब एक हिप्पो जो होता है, हिप्पो को यहाँ हम HIV से डिनोट करें, उसकी एक दास्तान है कोरोना से और हिप्पो की। HIV की, HIV एड्स बहुत खतरनाक होता था, अब तो कोरोना उससे भी श्रेष्ठ स्थान ले लिया था, महामारी के रूप में एकदम फैल गया। तो HIV और कोरोना की बातचीत की ये कहानी है, सुनिए आप। हिप्पो बोला कोरोना से एडी फ्लू लेकर पागल कुत्ते को काट गया। हिप्पो बोला कोरोना से एडी फ्लू लेकर पागल कुत्ते को काट गया। बैक्टीरियोफेज वायरस पापा को खाने में हर्पीज की रोटी दे गया। हर्पीज बीमारी होती है ना, तो पापा को खाने में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस पापा को, कोरोना के जो पापा रहे होंगे, खाने में हर्पीज की रोटी दे गया। इतना आपने लिख किया। ये वायरस जनित बीमारी है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ लगभग मैंने आपको 10-11 बीमारी इसमें दी हैं। तो अब लिखना, पहले लिखो हिप्पो, पहले उतना जो मैं बोला था वो तो लिख लिया। हिप्पो के सामने लिखो HIV, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। हिप्पो बोला था ना, तो बोला के सामने लिखो इबोला, एबोला, ठीक है। बोला के सामने एबोला लिख लो। हिप्पो बोला किससे, एडी से बोला था ना, एडी से। हिप्पो बोला एडी से, तो एडी के सामने लिखो एडेनो वायरस। अच्छा ये बताओ, एडेनो वायरस किससे संबंधित होता है, पेट से संबंधित या फिर श्वास नली से संबंधित या फिर किससे संबंधित? तो ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वास नली संबंधित होता है एडिनो वायरस, ठीक है। हिप्पो बोला एडी से, हिप्पो बोला कोरोना से। तो कोरोना तो आप जान ही रहे हो। हिप्पो से HIV, बोला से एबोला,
कोरोना, कोरोना से कोरोना आप जान ही रहे हो, उसके बारे में डिटेल है अभी हम दे देंगे। अच्छा ठीक है, बता देंगे, थोड़ा कोरोना के बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे, इतना जान लो। हिप्पो बोला कोरोना से, ठीक, तो कोरोना वायरस, ठीक है। एडी, एडी फ्लू लेकर पागल कुत्ते को काट गया। तो पागल कुत्ते को किसने काटा था? एडी ने। एडी कौन है? एडिनो वायरस, ठीक है। और फ्लू को तो सभी लोग जानते हो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू को तो सभी लोग जानते हो ना, इन्फ्लुएंजा। अच्छा, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, उसमें H1N1, H3N2, H2N5 ये सब बताया था आपको, इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो अगर आपको ये जानना है कि वायरस के नाम ऐसे क्यों रखे जाते हैं कि H1N1, H3N2, तो आप मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इतना लिख लिया, फ्लू तक लिख लिया, फ्लू के सामने इन्फ्लुएंजा। अब एडी फ्लू लेकर किसको काटा था? पागल कुत्ते को। तो पागल कुत्ते आप जानते हो, कौन नहीं जानता कि कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता जब हम लोगों को काट लेता है तो रेबीज का वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, कौन नहीं जानता बताइए। तो पागल कुत्ता के सामने लिखो रेबीज वायरस, इतना हो गया ना। हिप्पो बोला कोरोना से एडी फ्लू लेकर पागल कुत्ते को काट गए। हिप्पो से HIV, बोला के सामने एबोला, कोरोना के सामने कोरोना वायरस, एडी के सामने एडिनो वायरस, फ्लू के सामने इन्फ्लुएंजा, पागल कुत्ते के सामने लिखो रेबीज वायरस। ये हो गए 6 वायरस अभी आपके। अब क्या बोला, अब सुनिए क्या बोला हिप्पो, क्या बोला कोरोना से। अब देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस पापा को खाने में हर्पीज की रोटी दे गया। कोरोना के पापा के साथ क्या किया बैक्टीरियोफेज वायरस? बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बैक्टीरिया को खाता है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को खाता है। तो पापा के हिस्से की रोटी तो ये खुद खा गया, अब पापा क्या खाएंगे? बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? क्या करता है? ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस पापा को खाने में हर्पीज की रोटी देगा। पापा के सामने लिखो, पापा है ना, पापा, पापा के सामने लिखो पेप्लोम वायरस। ये है, इसके बारे में आपको डिटेल से बता देंगे ये क्या वायरस है, क्या करता है आपके साथ। इसकी स्पेलिंग हम लिखने देंगे, पेपिलो MA, पेप्लियोमा वायरस, ठीक है। वायरस आप खुद लिख लेना, पेपिलोमा वायरस। देखो ये पापिलोमा वायरस, ठीक, लिख लिया। तो बैक्टीरियोफेज वायरस ने पापा को खाने में किसकी रोटी दी? हर्पीज की। तो हर्पीज के सामने लिखो हर्पीज वायरस, और रोटी के सामने लिखो, रोटी के सामने रोटा वायरस। जो खाना जो था, खाने का नाम हम इसलिए लिए थे क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस आपको याद रहे कि बैक्टीरिया खाता है। आप कंफ्यूज होकर ये ना समझ लें कि ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ठीक है। अब मैं एकदम से ट्रिक बोलूँगा, फिर उनका सबका नाम के सामने बीमारी का नाम बोलेंगे, आप ध्यान से सुन लेना। अगर जो नहीं लिख पाए वो फिर से लिख, चाहे तो वीडियो बैक करके भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। हिप्पो बोला कोरोना से एडी फ्लू लेकर पागल कुत्ते को काट गया। बैक्टीरियोफेज वायरस पापा को खाने में हर्पीज की रोटी दे गया। अब मैं सबके सामने, हिप्पो के सामने HIV, एबोला के सामने, बोला के सामने एबोला, कोरोना के सामने कोरोना वायरस, एडी के सामने एडिनो वायरस, फ्लू के सामने इन्फ्लुएंजा, पागल कुत्ते के सामने रेबीज वायरस, बैक्टीरिया के सामने बैक्टीरियोफेज वायरस, पापा के सामने पेपिलोमा वायरस, रोटा के सामने, रोटी के सामने रोटा वायरस, हर्पीज के सामने हर्पीज वायरस, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं, समझते हैं कोरोना क्या है। तो MERC 2000, देखो कोरोना कब आया? लोग कहते हैं 2019 में। उससे पहले कोरोना के और वेरिएंट आए थे। एक है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आया था 2000 में। दूसरा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 2003 में आया था। फिर जो कोविड-19 जो है ये 2019 में आया था, और ये महामारी के रूप में आया था, पेंडेमिक के रूप में। और पेंडेमिक हमें लगता है इसकी घोषणा WHO करता है, ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे होता है कि कोरोना है ना, इसका सबसे अच्छा टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
आज इसे समझते हैं, इसे आप बता सकते हो कैसे होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए इसमें लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लिखा है ना, ये देखिए यहाँ देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पहले आप शब्दों को तोड़ना सीखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाद में सीखिए। पहले आपको बताते हैं पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। अगर ये आप जान गए तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी जान जाएंगे। कैसे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये क्या करता है, डीएनए, ये लिखने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका मतलब देखो पॉली से होता है बहुत सारा। अब आपने पॉलीथिन तो लिया होगा, पॉलीथिन का मतलब क्या होता है, पॉलीएथिलीन, बहुत सारी एथिलीन मिलकर पॉलीएथिलीन बनती है। मोनो सिंगल को कहते हैं, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, बाई को भी दो लोग बोलते हैं, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो सदनीय विधानसभा, तो ठीक है। ऐसे पॉली मतलब होता है बहुत सा, बहुत सा। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब होता है एक ऐसी चेन रिएक्शन जो बार बार होती रहे, लगातार लाखों करोड़ों बार हो जाती है। इसमें क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जैसे आपने डीएनए डाला तो उसकी लाखों करोड़ों कॉपियां बना देगा, ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आपने आरओ सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो परासरण की विधि होती है उसको उल्टा कर दो तो रिवर्स ऑस्मोसिस है, वैसे ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को उल्टा कर दो तो ये आरटीपीसीआर बन जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कोरोना पे आते हैं। यह तकनीक क्या करती है, आरएनए वायरस, कोरोना कौन सा आरएनए वायरस है, ठीक है। आरएनए वायरस कौन सा है, सार्स कोव 2, ठीक है, यानी इसको ही कहते हैं कोविड-19। सार्स कोव 2 को क्या कहते हैं, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 यही को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछे आरटीपीसीआर का इस्तेमाल कहाँ होता है तो आप कहेंगे यह तकनीक आरएनए वायरस को पहचानने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपसे पूछे आरएनए वायरस कौन सा, तो आप कहोगे यही जो कोविड-19 है। अब कहोगे कोविड-19 क्या बोलना, सार्स कोव 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम कोव 2, ठीक है। तो अब वो पूछेगा कोई लड़का कि भाई आपने तो बता दिया कि इसका काम होता है या आरएनए वायरस को पहचानने में, और आरएनए वायरस कोविड-19 है, हम जान गए, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है, उससे क्या हम लोग आरएनए को निकाल लेते हैं। किसे, आरएनए को निकाल लेते हैं। अब आरएनए डीएनए के बारे में तो आप सब जान ही रहे होंगे, नहीं तो उसका जब नंबर आएगा तो उसको भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो आरएनए को निकाल लिया, कोरोना वायरस के आरएनए को निकाल लिया। अब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए को तो कॉपी किया जा सकता है पर आरएनए को कॉपी ही नहीं किया जा सकता। अब बड़ी समस्या भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आरएनए को नहीं बढ़ा सकते। तो आप क्या करें, तो एक काम करो ना, आरएनए से डीएनए बना लो। तो फिर हम आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। और यह काम कौन करता, आप आरएनए से डीएनए बना लो, ये तो हमने कह दिया है कि आरएनए से डीएनए बना लो, आपने भी कहा बना लेते हैं, चलिए। फिर आप जब आप बनाने गए तो आपको पता चला बनाएं कैसे। तो फिर आपको एक वैज्ञानिक मिले, उनने कहा एक एंजाइम है जिसका नाम है आरटी। तो आप कहोगे आरटी ये कौन सा एंजाइम है, फिर कहेगा आर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। वो डाल दिया इसमें और एक रिएक्शन करा दिया, उससे क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब आप खुश हो गए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डालेंगे, डीएनए की लाखों करोड़ों कॉपियां निकाल लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कोरोना है या नहीं है। तो जब आप आरएनए से डीएनए बनाते हो उसी प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से इसे डीएनए को प्राप्त कर लिया। अब इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर मशीन है उसमें डाल दिया डीएनए को, और लाखों करोड़ों कॉपियां आपने बना ली। जैसे ही आप देखोगे डीएनए बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप अब बताओ लाखों करोड़ों हो जाएंगे तो कोरोना वायरस भी भर के हो जाएगा, 150 ग्राम तो हो ही जाएगा। तो आप सिंपल से पहचान, उसका सैंपल देख के ही आप पहचान लोगे कि इसमें वायरस है। एक बताओ, आपके घर में जो खाना है
मतलब आपका कोई खाना बिस्किट वगैरह लाए, उसमें एक दो चींटी घूम रही है तो आप नहीं पहचान सकते। अगर उसी चींटी को हजारों और लाखों और करोड़ों में बदल दिया जाए तो स्पष्ट आप देख लोगे कि इसमें चींटी लगी हुई है। वैसे ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, डीएनए में लाखों करोड़ों कॉपियां इसकी बना देता है। अब वो देखता है कि डीएनए तो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सैंपल में वायरस मौजूद है, स्पष्ट दिख जाता है वायरस मौजूद है। लेकिन वो लाखों करोड़ों कॉपियां कैसे बनेंगी, पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। और इसका नाम आरटीपीसीआर क्यों है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये नाम क्यों आया, क्योंकि हमें कोरोना से आरएनए मिलता है, डीएनए नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो हम आरएनए को डीएनए में बदलते हैं, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये मतलब कोरोना के जितने भी टेस्ट हैं उनमें ये सबसे सटीक टेस्ट यही माना जाता है, आरटीपीसीआर। यह सबसे सटीक और कंफर्मेटरी टेस्ट है। समझ गए आप लोग। कल हमने हीमोजाइन के बारे में पढ़ाया था आपको, मलेरिया के समय, कि मलेरिया कैसे हीमोजाइन बनाता है। अब आते हैं टीबी में। उससे पहले डेंगू वायरस को और देख लेते हैं। डेंगू को, ये भी विषाणु जनित रोग है। ये कैसे होता है, मादा एडिज इजिप्टी, जो एक जैसे मादा एनाफिलीज काटे आपको तब तो मलेरिया होगा, और एडिज इजिप्टी काट ले आपको तो डेंगू होगा। लेकिन इसे कैसे पहचाने, ये हमेशा दिन में काटती है, एडिज इजिप्टी दिन में काटती है। तो इसे ऐसे रखें कि इजिप्ट जो है ना, वो अफ्रीका का एक शहर है। अफ्रीका है ना, मिस्र, इजिप्ट। तो अफ्रीका में आप जानते हैं कितनी धूल वगैरह, दिन में एकदम धूप वगैरह रहती, तो इसे दिन की बहुत आदत रहती है, क्योंकि अफ्रीका में हमेशा उजाला रहता है, ऐसे समझिए, वो बहुत गर्म क्षेत्र है ना, इसलिए। तो मादा एडिज इजिप्टी आपको दिन में काटता है। देखो ये लिखा है, यह मच्छर दिन में काटता है। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, हमें येलो फीवर होगा, जीका वायरस होगा, चिकनगुनिया भी हो जाता है। तो इसी का भाई हैं ये सब लोग। ठीक है, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया पहले एक बार फैली थी बीमारी, और यह ब्लड प्लेटलेट्स को कम कर देता है। ये क्या करता है, सब जानते हैं, डेंगू से ब्लड प्लेटलेट्स कम करते हैं। ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती। और शरीर में जॉइंट पेन होने लगता है, जॉइंटों में पेन होने लगेगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। अब ये तो सबको ही पता होगा, आस पड़ोस में किसी ना किसी को तो डेंगू हुआ ही होगा। अच्छा, प्लेटलेट्स क्या है, ये हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है। और इसका काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का, आरबीसी का काम क्या होता है, आपका O2 और CO2 को ले जाना और ले आना। O2 CO2 का परिवहन का काम होता है आरबीसी का। ठीक है, WBC का क्या काम होता है बताइए। WBC मैंने आपको बताई थी, दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलाइट्स, अग्रेनुलाइट्स, मतलब दानेदार, गैर दानेदार। जो दानेदार हैं उनकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, बैगन, BEGN, बैगन। ये जी है, इसका मतलब है ग्रेनुलाइट्स। बी से बेसोफिल, ई से ईसोनोफिल्स, और एन से न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो हमारे शरीर में मवाद बनती है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये बेसोफिल्स क्या होता है, जब हमें आपको बर्रैया वगैरह काट लेता है तो ये एक्टिव हो जाती है। जब कोई संक्रमण होता है तो ईसोनोफिल्स एक्टिव होगी। ठीक है, और अब दो और बचाया था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये होती है गैर दानेदार, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जिसमें लिम्फोसाइट को बताया था मैंने, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मतलब बी से एंटीबॉडी, तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के लिए होती है। टी लिम्फोसाइट, टी से मान लो ट्रेनिंग, जो ट्रेंड कोशिकाएं होती हैं, ये सीधे कैंसर पे वार करेंगी। मतलब कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा यही टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार, कैंसर को ख़त्म करती हैं ये। ठीक है, लेकिन HIV वायरस इनको ख़त्म कर देता है। टी को कैसे ख़त्म कर देता है, टी दो प्रकार की होती है, एक T4 होता है, एक T8 होता है। T8 तो डायरेक्ट अटैक करता है, जबकि ये अलार्म साइन देता है T4। तो HIV वायरस T4 पे अटैक करता है, T4 को ही खत्म कर देता है। जब अलार्म साइन नहीं जाएगा तो T8 भी सोता रहेगा। ये इसके अलार्म साइन से बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाती है। ऐसे समझिए, एक फौज है, फौज में लड़ाई कौन लड़ता है, कमांडर या सैनिक? तो आप कहोगे सैनिक डायरेक्ट हिट एंड रन करता है, डायरेक्ट आतंकवादी की सर में गोली चटका देता है। कौन? सैनिक। अगर वही आतंकवादी आपके कमांडर को अपने बस में कर ले तो आपकी सेना खत्म हो जाएगी, क्योंकि कमांडर क्या करता है,
जैसे आर्मी का कमांडर है, आर्मी का बीएसएफ है, पाकिस्तान बॉर्डर पर चलते हैं, बीएसएफ का कमांडर है, वो आपकी भारत सरकार को भी जानकारी देगा कुछ आतंकवादी 100-200 की संख्या में आ गए हैं, तो वहाँ से हम कुछ हवाई जहाज वगैरह भेजेंगे, अतिरिक्त सैनिक बल भी भेजेंगे। फिर वो आपको भी कहता है कि आप लोग अलर्ट रहिए, जैसे ही कोई आतंकवादी दिखे तो तुरंत गोली मार देना। लेकिन आतंकवादी आपके कमांडर को ही कैचअप कर ले तो फिर बड़ी दिक्कत है, आपकी वो पोस्ट गड़बड़ा जाएगी, पोस्ट पे ही कब्जा हो जाएगा। कैसे? इसी प्रकार T4 जो होता है ये बी लिम्फोसाइट से कहता है कि आप लोग एंटीबॉडी बनाओ, हाइपोथैलेमस से कह देता है इंट्राल्यूकिन के माध्यम से कि आप ऐसा करो, शरीर का तापमान बढ़ाओ, जिससे इसका दर, आतंकवादी का दर कम हो जाएगा, बढ़ने का दर। मतलब जैसे कि बॉर्डर पे बाढ़ लगा दो, 100 आतंकवादी आ गए, ठीक है, अब 500 ना आ जाएं कहीं, इसलिए पहले ही बाढ़ लगाओ, बॉर्डर पर रोको, अच्छी गश्ती बढ़ाओ। और आप लोगों से कहेगा, आप जो सैनिक हैं T8 लिम्फोसाइट, इनसे कहेगा आप सीधा अटैक करो, गोली चलाओ और इन्हें ख़त्म करो। जब आतंकवादी जो HIV वायरस T4 पे ही अटैक कर देता है तो आपका पूरा प्रतिरक्षा तंत्र धरा का धरा रह जाता है, और उसके बाद आपको छोटा सा वायरस भी आएगा ना तो आपके शरीर को नुकसान कर देगा, और आपके पास कोई ऐसा उपाय नहीं होगा कि उसे रोक सके। ठीक है, समझ गए? ये हमने डेंगू वायरस आपको समझा दिया, कोरोना भी बता दिया है। अब टीबी के बारे में चलते हैं। ये क्षय रोग है टीबी, इसका ये कैसे होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सी बैक्टीरिया होती है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे कहते हैं टी से टीबी और बी से बैक्टीरिया भी याद आप रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कौन सी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है। इसका क्या है, भारत सरकार हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक SDG 3 लक्ष्य को पूरा करें। अब आप पूछोगे कि ये 2030 तक काहे पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे मोदी जी समझदार हैं, उनने देखा कि ये SDG 3 का पार्ट है, तो 3 के सामने उनने 0 लगा दिया, तो 2030 हो गया। तो उनने कहा हम इसे 2030 तक इसे ख़त्म कर देंगे। 2030 तक तो SDG 3 के लक्ष्य को पूरा करना है, लेकिन इसे 2025 पहले देखो टारगेट क्या है, अभी क्या चल रहा है 2025, और हम लोगों का टारगेट क्या है, इसे 2025 में मुक्त कर दें। लेकिन आप जानते हैं कि SDG 3 ये एक बड़ा गोल है, टारगेट रखने को रख सकते हैं आप 2025 में, लेकिन SDG 3 जो है इसे 2030 में पूरा कर पाएंगे। आप देख लेना 2025 में, आप सर्च भी मान लेना। टारगेट रखना एक अलग चीज होता है, करना एक अलग चीज होता है। ठीक है, अब एक पोलियो के संबंध में समझते हैं। पोलियो क्या है? जैसे कि आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। ये मिशन इंद्रधनुष चल रहा है ना हमारा, उसका भी पार्ट है पोलियो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीहू से पीलिया और हीमोफ्लुएंजा। आपने यदि पिछला वीडियो देखा होगा तो कौन पीहू से, टीपू एक लड़का था, वो पीहू से शादी करना चाहता था, तो उसमें जितने भी इंद्रधनुष से संबंधित बीमारियां सबको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया है। तो ये मिशन इंद्रधनुष का पार्ट है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हैं। और ये बेल्लूर की सबसे पहले पोलियो मुक्त घोषित किया गया हमारे देश में, जो बेल्लूर है। अच्छा, बेल्लूर से आप मुझे एक बात बताइए, बेल्लोर क्या है? बेल्लोर का नाम समझिए आप। देखो, मेरा लक्ष्य यही नहीं है कि आपको बायोलॉजी का मास्टर करा के MBBS करा के एकदम इलाज विलाज आप ही से कर पाएँ। मेरा लक्ष्य है कि आपका नौकरी लग जाए। तो इस लक्ष्य के तहत मैं कहता हूँ इंटरलिंकिंग बहुत बड़ी चीज़ है। जब बेल्लूर का नाम आया तो बेल्लोर के नाम से जो भी चीज़ है मैं बता देता हूँ। बेल्लोर का नाम कैसे पड़ा है? ऐसे समझिए, बेल्लोर का नाम पड़ा है बाली से। आपने कभी गांव देहात में या फिर अपने सुनार उनार के यहाँ देखा होगा, भाई लड़कियां तो छोड़ो, लड़का भी कान में बाली पहनते हैं ना। ठीक है, जब आज भी बाली हम लोग पहनते हैं तो बेल्लोर तो बाली के नाम से ही है। तो बेल्लोर के लोग बाली पहनते थे कान में। और आज से 200 साल पहले जब आप 1803 में जाइएगा, 1806 में जाइएगा, 200 साल पहले, तो आप देखिएगा बेल्लोर जो है उस समय मद्रास के अंतर्गत था, जो आज का वो चेन्नई है। तो मद्रास में अंग्रेजों की बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तो उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग। आप कहोगे नहीं सर, विलियम बेंटिंग तो भारत का गवर्नर जनरल था। अरे भाई, आज
एक लड़का है, वो आज सिपाही की नौकरी कर रहा है, हो सकता है कल वो दरोगा बने, तो आप कहोगे नहीं वो तो दरोगा था, पहले वो सिपाही भी तो था। तो वैसे ही विलियम बेंटिंक क्या है, मद्रास का गवर्नर था। कब? 1803 में। तो इसी के कार्यकाल में 1806, 3 साल बाद 1806 में कानों माथे पे जो टीका लगाते हैं, तो ये लोग क्या, बेल्लोर के सिपाही भी उसमें भर्ती थे इसकी सेना में। देखो, अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाही बड़ी संख्या में भर्ती रहते थे, ये बात जानिए। भारत को अंग्रेजों ने नहीं जीता है, अंग्रेज तो ऐसे ट्रिक और टेक्निक देते थे। कमांडर के रूप में अंग्रेज काम करते थे, जैसे कि अभी हमने बाहर समझाया, अंग्रेज था कमांडर। जो मारने और काटने वाले सैनिक होते थे भारतीय सैनिक होते थे। अरे पंजाब के सिख सैनिकों ने बंगाल और बिहार के सैनिकों को मारा। फिर बाद में जब इनने विद्रोह किया तो इनने क्या किया, जब जब इस पे अंग्रेजों ने जब 1848 में कब पंजाब के साथ युद्ध किया, तो बंगाल और बिहार के सैनिकों ने सिखों को मारा था पंजाब के। जब 1857 का संग्राम हुआ तो उन लोगों ने फिर इन्हें पीटा। अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीयों से ही पिटवाया है, ये आप समझ लीजिए। तो 1806 की बात है, वेल्लोर के जो सैनिक थे उनने विद्रोह कर दिया, और गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक था उस समय। इनने कहा हमें हमें अपने माथे पे टीका लगाने दो, कान में बालियां पहनने दो। तो आप वेल्लोर से बाली आप समझ गए, आप ऐसे भी समझिए, सुग्रीव और बाली रामायण के लोग थे, वो उधर के ही थे, वेल्लोर साइड के। ठीक है, इनने विद्रोह किया था वेल्लोर के सैनिकों ने। तो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए आपको यहां बता दिया मैंने। तो भारत सरकार ने क्या किया, सबसे पहले पोलियो मुक्त किसको किया? वेल्लोर को किया। और भारत सरकार द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा, कौन सा अभियान? पल्स पोलियो अभियान। तो आप पीपी अभियान बोल सकते हो, पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। और वर्ष 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो हमने वेल्लोर को पोलियो मुक्त किया, लेकिन 2014 में हमने पूरे भारत को ही पोलियो मुक्त कर दिया। और इसके लिए कौन सा अभियान चलाया था? पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। और पोलियो किससे संबंधित बीमारी है? आपके पेट से संबंधित बीमारी है, आपके फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, आपके तंत्र का तंत्र। तो याद रखना, पोलियो जो है हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, ठीक है। जब मैंने आपको तंत्र का टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें अल्जाइमर बीमारी जो सैयारा मूवी में दिखाई गई, उसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। डायमेंशिया क्या होता है, पार्किंसन रोग कैसे होता है, अल्जाइमर कैसे होता है, ये सब आपको समझाया है, आप देख सकते हैं जाके। देखिए, आप चलते हैं हेपेटाइटिस बी पे। ये क्या है? हेपेटाइटिस, ये आपकी लीवर से संबंधित बीमारी है। तो आपको जब लीवर का टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने दो बताया, एक दो डक्ट थी, एक हेपेटाइटिक ए डक्ट, हेपेटाइटिक बी डक्ट, ऐसे आके मिल रही थी एक जगह पे। और हाँ, आपको कैसे याद कराया था, और फिर वहाँ से जा रही हैं ऐसे। तो आप लीवर वाला टॉपिक वहाँ से समझ सकते हैं कि हेपेटोलॉजी क्या है। ये लीवर से संबंधित चीज़ें हैं। तो जहाँ हेपेट मिलेगा वहाँ लीवर आप याद रखिए। और ये हेपेटाइटिस भी क्या करता है, हमारे लीवर की कैंसर को भी बढ़ावा देता है, और ये डीएनए को प्रभावित करता है। और ये क्या अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, देखो बताया था ना, अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत की कैंसर को बढ़ावा देता है, डीएनए को प्रभावित करता है। ये थोड़ा याद रखना कि हेपेटाइटिस बी है, ये डीएनए को टारगेट करता है। बताइए इसका वैक्सीन है या नहीं? बिल्कुल, इसका हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन है, पर सी का वैक्सीन नहीं है, और सी की दवाई भी बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। बी के लिए हम लोगों ने टीका बना लिया है, सी के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए को प्रभावित करता है, ठीक है। अब डिप्थीरिया पे चलते हैं। ये कैसा रोग? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होता है? जो फैल जाए, और ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, ठीक है। आपका मोटापा संक्रामक रोग है क्या? नहीं है भाई। पड़ोसी को देख के आप थोड़ी मोटे होंगे, वो संक्रामक रोग नहीं। अच्छा, वो कोई रोग से ही मोटा हो गया होगा, उसका गाल वाल सूज गया होगा, तो आप भी बच के रहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मिशन इंद्रधनुष पे। तो जैसे कि आपको बताया, ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था, 25/12/14 को किया था। तो याद करने का ट्रैक 25 दिसंबर 14 मत करना, 25/12/14, 12/14 का एक लिंक बनेगा यहाँ, ठीक है। 25/12/14 को शुरुआत की गई थी।
एक ऐसा है बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, मतलब टीकाकरण कार्यक्रम तो चल ही रहा था, उसको बूस्टर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष का पार्ट बनाया। अच्छा, पोलियो इंद्रधनुष का पार्ट है क्या? बिल्कुल है। यार अब तो भारत हमारा पोलियो मुक्त है। वो कब किया गया ये देख लीजिए, 2014 में किया गया। और मिशन इंद्रधनुष शुरुआत कब हुआ? 2014 में हुई। ठीक है, शुरुआत में 201 जिलों को कवरेज किया था, 201 जिलों को कवरेज किया था शुरुआत में। ये यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल रोगों के खिलाफ टीकाकरण है। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण, यूआईपी एक प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसे यहाँ लिखा है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, शामिल रोगों के खिलाफ ये है। तो मैंने एक ट्रिक से आपको याद कराया था, टीपू का टिटहरी घर गोना करेंगे इंद्रदेव की पीऊ से। तो टीपू से तपेदिक, पू से परटूसिस, का से खसरा, टीपू का टिटहरी घर, टिटनेस, टिट से टिटनेस, हरी से हेपेटाइटिस बी, और घर के सामने डिप्थीरिया, गोना के सामने लिखो रोटा वायरस। आप कहोगे गोना और रोटा क्या समझते? तो आपको बताया था हमारे यहाँ गोना में रोटियाँ खिलाई जाती हैं, तो गोना से रोटा वायरस। गोना करेंगे इंद्रदेव की पीऊ से। इंद्रदेव क्या है? इंद्रदेव मतलब मिशन इंद्रधनुष है। और पीऊ से पोलिया, पी से पोलिया, हु से हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी। देखिए चीज़ें कैसे याद रहती हैं, ये होता है याद कराने का तरीका। अब आते हैं बीसीजी वैक्सीन, इसे समझते हैं थोड़ा। इसमें तो लिखा है कि बीसीजी वैक्सीन अल्बर्ट कैलमेट ने कैमिल गुइरीन द्वारा ये की गई थी। वर्ष 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया गया बीसीजी। इसे थोड़ा देखो, चीज़ों को उतने डिटेल में समझो कि जहाँ से क्वेश्चन उठ जाए तो आप बना लो। इतने से यहाँ जो लिखा है इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला भाई। करते हैं बीसीजी को आपको कल समझा देते हैं। और जो ये जो बीमारियां बची हैं, ये बीमारियां, इनको सबको बैक्टीरिया के कौन सी बीमारी हो रही, वायरस से कौन सी बीमारी हो रही, प्रोटोजोआ से कौन सी हो रही, ये सब हम आपको कल एक ट्रिक्स के माध्यम से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ट्रिकें आपको समझानी पड़ती हैं। ठीक है, तो पहले बीसीजी को समझा देंगे 2 मिनट में, फिर पूरा याद करा देंगे। अब जो वो वाला वायरस वाला बीमारी, उससे मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो अभी आपको लिखाया है तो इबोला वाला, पापा वाला जो ट्रिक लिखाई, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका बताना है आपको। ठीक है, धन्यवाद। आपको मेरा पढ़ने का अच्छा तरीका लग रहा हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका नौकरी जरूर लग जाए। धन्यवाद।